1994 की बात है। जेफ बेजोस वॉल स्ट्रीट की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में थे। अच्छी पोस्ट, शानदार सैलरी, सब कुछ सेट था। और फिर एक दिन उन्होंने वो सब छोड़ दिया। क्यों? इंटरनेट पे किताबें बेचने के लिए। आज शायद ये सुनने में उतना अजीब ना लगे, पर सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना दादाई फैसला रहा होगा। तो आज हम इसी सफ़र की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ किताबें बेचने वाली एक वेबसाइट से अमेज़ॉन 1.6 ट्रिलियन डॉलर की एक ग्लोबल कंपनी कैसे बन गए। लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक बड़े मज़ेदार किस्से से। कंपनी का पहला नाम कैडबरा था। हाँ, जैसे आब्रा कडाब्रा वाला। एग्जैक्टली सुनने में तो काफ़ी कूल लगता है, लेकिन ये नाम एक प्रॉब्लम बन गया। कहते हैं कि बेजोस के वकील को फोन पर ये कैडेवर सुनाई दिया। कैडेवर, जिसका मतलब होता है लाश। हाँ, लाश। और जाहिर है उन्हें तुरंत समझ आ गया कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये छोटी सी बात दिखाती है कि एक नाम कितना जरूरी हो सकता है, खासकर शुरुआत में। आखिरकार उन्होंने अमेज़ॉन नाम चुना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। ये नाम बेजोस की सोच को, उनके विजन को दिखाता था। दुनिया की सबसे बड़ी किताबों की दुकान बनाने का विजन। बिल्कुल, जहां हर किताब मिल सके। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1995 में वेबसाइट लॉन्च हुई और आप मानेंगे नहीं, सिर्फ एक साल में 1996 तक उनके पास 1,80,000 ग्राहक थे। 1,80,000? हाँ, और 1997 आते आते रेवेन्यू 148 मिलियन डॉलर पहुंच चुका था। ये तो रॉकेट की स्पीड थी। इसके पीछे का राज क्या था? मैंने फ्लाईव्हील इफेक्ट के बारे में बहुत सुना है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर कहते हैं बेजोस ने ये पूरा कॉन्सेप्ट एक नैपकिन पर ड्रॉ कर दिया था। क्या था ये फ्लाईव्हील? ये अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल का दिल है। आप इसे एक भारी पहिए की तरह समझिए। ओके। शुरू में उसे घुमाने में बहुत जोर लगता है, लेकिन एक बार वो घूमने लगे, वो अपनी ही गति से तेज होता जाता है। एग्जैक्टली। अमेज़ॉन का फ्लाईव्हील कुछ ऐसा था। उन्होंने कीमतें कम रखी, कम कीमतें, जिससे बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस मिला, खुश ग्राहक बार बार आए, तो वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ा, और ज्यादा ट्रैफिक देखकर दूसरे सेलर्स अमेज़ॉन पर आना चाहते थे। अच्छा, ताकि उन्हें बने बनाए ग्राहक मिले। हाँ, और ज्यादा सेलर्स का मतलब था ग्राहकों के लिए और भी ज्यादा चॉइस, और भी बेहतर कीमतें। तो ये एक चक्र बन गया, एक ऐसा चक्र जो खुद ब खुद तेज होता गया। और बेजोस ने जो भी पैसा कमाया, उसे मुनाफे की तरह जेब में नहीं रखा, उसे वापस इसी पहिए में लगा दिया। बिल्कुल, कीमतें और कम करने में, डिलीवरी तेज करने में, वेबसाइट को और बेहतर बनाने में। लेकिन ये तो बिजनेस के सामान्य नियमों के खिलाफ है। मतलब वॉल स्ट्रीट तो हर 3 महीने में प्रॉफिट देखना चाहता है। कोई कंपनी इतने सालों तक बिना मुनाफे के कैसे चल सकती है? ये एक बहुत बड़ा दाव था। बेजोस हमेशा कहते थे कि हम मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लंबी दौड़ के लिए बने हैं। उनका लक्ष्य था मार्केट पर कब्जा करना। वो निवेशकों को समझा रहे थे कि आज लगाया गया हर डॉलर कल $100 बनकर लौटेगा। और ये फ्लाईव्हील सिर्फ किताबों तक रुका नहीं। 1998 तक तो वो कंप्यूटर गेम्स और संगीत भी बेचने लगे थे। जी। और 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। इसी दौर में एक छोटा सा पर बहुत बड़ा इनोवेशन आया, 1 क्लिक बटन। हाँ, 1 क्लिक। हाँ, आज तो ये बहुत आम लगता है, पर उस जमाने में ये कितना बड़ा गेम चेंजर था। ये एक क्रांति थी। आप सोचिए, उस समय ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब था ढेर सारे फॉर्म भरना, बार बार अपना पता, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालना। काफी झंझट वाला काम था। 1 क्लिक ने वो सब खत्म कर दिया। 1 क्लिक और सामान ऑर्डर हो गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि इम्पल्स बाइंग, मतलब बिना सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी, हाँ, वो बहुत बढ़ गई। लोगों के लिए पैसा खर्च करना एकदम आसान हो गया। ये तो हुआ सीधा फायदा, लेकिन क्या इसका कोई छिपा हुआ ज्यादा बड़ा फायदा भी था? बिल्कुल, असली खेल डेटा का था। अच्छा। 1 क्लिक के लिए आपको अपनी सारी जानकारी अमेज़ॉन के पास सेव करनी पड़ती थी। नाम, पता, पेमेंट डिटेल्स। अमेज़ॉन ने इस डेटा का एक खजाना बनाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि आप क्या खरीद रहे हैं, बल्कि ये भी कि आप क्या खोज रहे हैं, किन चीजों पर ज्यादा देर रुक रहे हैं। और इसी डेटा के आधार पर उन्होंने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देना शुरू किया। एग्जैक्टली। वो आपको वो चीजें दिखाने लगे जो आपको पता भी नहीं था कि आपको चाहिए, और इससे उनकी सेल्स में जबरदस्त उछाल आया। तो मतलब वो ये भी देख रहे थे कि लोग क्या खोज रहे हैं जो उन्हें मिल नहीं रहा। आप बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंची हैं। यहीं से अमेज़ॉन के अगले बड़े कदम यानी अमेज़ॉन मार्केटप्लेस की शुरुआत हुई।
3P मॉडल, राइट? हाँ, थर्ड पार्टी मॉडल। उन्होंने सोचा हमारे पास करोड़ों ग्राहक हैं जो हर तरह की चीजें खोज रहे हैं, क्यों ना हम दूसरे सेलर्स को अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने दें। ये तो कमाल का आइडिया था। मतलब अब उन्हें खुद हर चीज खरीद कर अपने गोदाम में रखने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, वो बस एक बिचौलिया बन गए और हर बिक्री पर अपना कमीशन लेने लगे। समय के साथ ये 3P मॉडल उनके 1P मॉडल से भी बड़ा हो गया, मतलब जहां वो खुद सामान बेचते हैं उससे भी ज्यादा। अच्छा। 2018 तक अमेज़न पर बिकने वाले 58% प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी सेलर्स के थे। अमेज़न की कहानी में कुछ ऐसी सफलताएं भी हैं जो कह सकते हैं एक्सीडेंटल थीं, सोची नहीं गई थीं, बस ज़रूरत से पैदा हुई। और इसमें सबसे बड़ा नाम है अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS। AWS। एक ऑनलाइन दुकान अपनी सबसे बड़ी कमाई डेटा सेंटर बेचकर कैसे कर सकती है? ये कहानी थोड़ी अजीब लगती है। ये अमेज़न की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। दुनिया उसे एक शॉपिंग कंपनी के तौर पर जानती है, लेकिन वो असल में एक टेक्नोलॉजी और डेटा कंपनी है। ओके। हुआ ये कि 2000 के दशक में अमेज़न इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनका खुद का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब देने लगा था। वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, डेटा मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और कुछ साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये जो चीज हमने अपने लिए बनाई है, ये तो अपने आप में एक प्रोडक्ट है। मतलब इसे दूसरी कंपनियों को भी बेचा जा सकता है। हाँ, किराए पर दिया जा सकता है। और 2006 में उन्होंने AWS लॉन्च किया। और आज नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां भी सब AWS पर चलती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, अमेज़न के कुल मुनाफे का लगभग 40% इसी एक बिजनेस से आता है। वाह। मतलब अपनी ही एक समस्या को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस बना दिया। इसी तरह की एक और सफलता थी 2007 में लॉन्च हुआ किंडल। यहाँ भी उन्होंने कुछ अलग किया, डिवाइस को लगभग बिना मुनाफे के बेचा। ये तो बिजनेस के उसूलों के खिलाफ लगता है। कोई अपना मेन प्रोडक्ट बिना मुनाफे की क्यों बेचेगा? इसे रेजर एंड ब्लेड मॉडल कहते हैं। रेजर और ब्लेड। हाँ, आप रेजर सस्ता बेचते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदें, फिर आप ब्लेड बेचकर पैसा कमाते हैं जो सिर्फ उसी रेजर में फिट होते हैं। अच्छा, तो किंडल के मामले में डिवाइस रेजर था और ई-बुक्स ब्लेड्स थी। अमेज़न ने डिवाइस को लागत पर बेचा ताकि एक इकोसिस्टम बन सके। असली मुनाफा डिवाइस से नहीं, बल्कि उन करोड़ों ई बुक्स की बिक्री से आया जो लोग सिर्फ अमेज़न के स्टोर से ही खरीद सकते थे। तो इस रणनीति ने किंडल को रातों रात मार्केट लीडर बना दिया। बिल्कुल। और अगर हम अमेज़न की इन सफलताओं को देखें, ऑनलाइन बुक स्टोर, AWS, किंडल, तो एक पैटर्न नजर आता है। क्या पैटर्न? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब किसी बाजार में सबसे पहले या शुरुआती कंपनियों में से एक होने का फायदा। उन्होंने नए बाजारों को बनाया और फिर उन पर राज किया। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं किया है ना। मुझे अमेज़न फायर फोन याद है। फायर फोन। वो तो एक बहुत बड़ी नाकामी थी। अमेज़न हर चीज में सफल हो रहा था, तो फिर वे फोन जैसी जरूरी चीज में इतनी बुरी तरह कैसे फेल हो गए? क्योंकि वहां उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिला। अच्छा। जब फायर फोन लॉन्च हुआ तब तक स्मार्टफोन का बाजार पूरी तरह से एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉयड के कब्जे में था। ये सिर्फ फोन की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे इकोसिस्टम की लड़ाई थी। एप्स, डेवलपर्स, यूजर्स की आदतें। मतलब अमेज़न इस खेल में बहुत देर से आया। बहुत देर से। और उनके पास ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो लोगों को एप्पल या एंड्रॉयड छोड़ने पर मजबूर कर दे। भारत में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। सही कह रही हूँ मैं? यहाँ तो वो पहले नहीं थे। बिल्कुल। भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च हुआ था। उन्हें यहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। उन्होंने भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को समझा, जैसे कैश ऑन डिलीवरी। एग्जैक्टली। अमेज़न ने भारत में 2013 में एंट्री ली, यानी 6 साल बाद। इसी वजह से आज भी फ्लिपकार्ट अमेज़न को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। और यहाँ इन दोनों कंपनियों की एक तरह से डुओपोली है। हाँ, एक एकाधिकार है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको हैरान करता है, अमेज़न का पैसा। अगर हम पिछले 20 सालों में अमेज़न की सेल्स का चार्ट देखें तो वो आसमान छू रहा है। हाँ। खासकर कोरोना महामारी के दौरान तो सेल्स में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन मुनाफा कहाँ था? सालों तक कंपनी ने कोई खास प्रॉफिट नहीं कमाया। यही बेजोस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत है। आप देखिए, 2014 तक, मतलब अपनी स्थापना के लगभग 20 साल बाद तक, अमेज़न लगभग 0 प्रॉफिट पे काम कर रहा था। 20 साल? हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, बेजोस का मानना था कि हर डॉलर जो मुनाफे में दिखाया जा सकता है, उसे वापस बिजनेस में लगाना बेहतर है।
मतलब भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल। वो वेयरहाउस बना रहे थे, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे थे, नए देशों में जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक से प्रॉफिट आना कैसे शुरू हो गया? दो बड़ी वजह थी। पहली, 2015-16 तक अमेज़न का स्केल इतना बड़ा हो चुका था कि उनकी लागत कम होने लगी, मार्जिन बेहतर होने लगे। और दूसरी वजह? असली वजह थी AWS। जैसा हमने डिस्कस किया, AWS एक हाई प्रॉफिट बिजनेस है। उसका मार्जिन 30% तक है, जबकि रिटेल का मार्जिन बहुत कम होता है। जब AWS की कमाई तेजी से बढ़ने लगी, तो उसने अमेज़न के ओवरऑल मुनाफे को आसमान पर पहुंचा दिया। तो अमेज़न ने पहले 20 साल मार्केट बनाने में लगाए और अब वो उस मार्केट का फल खा रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो अमेज़न की सफलता के पीछे कुछ बड़े स्तंभ नजर आते हैं। पहला तो ग्राहक को भगवान मानने का जुनून, जिसे उन्होंने फ्लाईव्हील इफेक्ट से एक सिस्टम में बदल दिया। कस्टमर ऑब्सेशन। दूसरा, वन क्लिक बटन और मार्केट प्लेस जैसे इनोवेशंस। तीसरा, AWS जैसी अपनी जरूरत को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल देना। और चौथा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही। और ये सब हमें आज के एक बहुत ही जरूरी और विचार करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या सवाल? अमेज़न ने अपनी शुरुआत ग्राहक की सुविधा को सबसे ऊपर रखकर की थी, लेकिन आज जब वो बाजार के इतने बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या वही रणनीतियां जो उन्हें सफल बनाती थीं, जैसे डेटा का बड़े पैमाने पर उपयोग और बाजार पर दबदबा, अब ग्राहकों और खासकर उन लाखों छोटे विक्रेताओं के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं जो अपना सामान बेचने के लिए अमेज़न पर ही निर्भर है।